तो चलिए जी, आज ना आपसे कौन 12th क्लास के केमिस्ट्री का ना पांचवा चैप्टर में जितने भी सारे सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं ना जी, सारे के सारे तो अन्य के दम जो है ना देहाती भाषा में बता देंगे जी, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से आपसे बीकॉम चैप्टर 1 से 4 तक जो है ना ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। ठीक है ना, तो आज फाइनली पांचवा चैप्टर आपका पृष्ठ रसायन है जी। देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए है ना, मात्र हम 5 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अगर 5 मिनट में अगर आपको पूरा याद नहीं हुआ ना तो हमको बोलिएगा जी। ठीक है ना, चलिए गारंटी लेते हैं भाई, क्लास को पूरा कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, नहीं, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ना आपको थोड़ा-सा जो है ना कुछ जानकारी दे देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर नोट्स लेना है ना, इन नंबर पे आपको ना मैसेज कर देना होगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये बात को ना हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये बात जो है ना झूठ-मूठ नहीं लिखी, ये बात क्लियर है। ठीक है, आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए, इस नोट्स में से ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी लेता हूँ जी। ठीक है, सच में भाई 100% गारंटी हम लेते हैं। अगर इससे बाहर एक भी आ गया ना, तब हमको बोलिएगा जी। ठीक है, चलिए, एकदम जो है ना बहुत ही तरीका से हम सभी का आंसर जो है ना बताएंगे, रट्टा नहीं मारना। खाली वीडियो को देखते रहिएगा, कुछ नहीं करना है, कान में फोन डालिए, सुनते रहिए, सारा का सारा आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, याद करवाने की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए, खुद को ना ऐसा बनाना है भाई, जहां आप अकेले हो ना, वहां अकेले ही काफी हो। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग दूसरा के भरोसे रहिए, नहीं, दूसरा के भरोसे आपको नहीं रहना एग्जाम में। ठीक है, खुद को ऐसा बना लीजिए। चलिए, हम जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब कुछ नहीं करना, तो हनी साहब के आप कान में फोन डाल लीजिए, अब बस सुनते रहा। तो हनी के देहाती भाषा में ना सभी क्वेश्चन में याद कर करा दो, रट्टा नहीं मारिया। देखा जी, अब देखा पहला प्रश्न कहा का उत्प्रेरक। देखा जी, तो हनी सब गांव घर में की कहा का, जैसे कि कोई औरत नहीं होती है, तो औरत जैसे कि गांव घर में कुटनी किसको बोलते हैं? कुटनी। जो अगर घर में नहीं जेता है और लड़ैया लगा देबा, ओरे बोला है ना, कुटनी ना बोला है जी, हम हनी साहब के अपन भाषा में बोले कुटनी। ठीक है, तो एकरे बोला है उत्प्रेरक, है ना, इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। तो कैसे लिखेंगे, तो आपको बताना है ना कि जो है ना रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं। मतलब जो कुटनी आदमी थी, का ओकर घरा में गया, नहीं न गया, लेकिन हाँ, वो लड़ैया लगा दिया, फिर भाग गई ना जी, तो वही बोलते हैं उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो बताना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, मतलब ये जो है ना कुटनी थी ना, वो लड़ाई में भाग ली नहीं ना, तो उसी प्रकार से ना, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है जी, है ना, उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक बोलेंगे। समझ में आ गया ना? बहुत तेज़ी है मेरे भाई, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद देखिए, अब चलते हैं समांगी उत्प्रेरक। देखिए, समांगी माने क्या? माने सभी अंग से समान, है ना? देखिए, समांगी किसे कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक। तो आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, बस क्लास को देखते रहिए ना जी, नहीं याद होगा तब हमको बोलिएगा, सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे। देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपका कोई अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है? A प्लस B, है ना? अब क्या बन रहा? C प्लस D बन रहा। अब मान लिया जाए ये जो है ना आपका गैस अवस्था में, ये भी आपका गैस अवस्था में, और ये भी आपका गैस अवस्था में, ये आपका गैस अवस्था में। देखिए, समांगी माने क्या? समांगी माने बराबर। तो बताना है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया है ना, अभिकारक और जो है ना क्या, प्रतिफल, है ना, दोनों एक ही अवस्था में होता है। अच्छा, दोनों अवस्था एक ही है कि नहीं, हमको ये बताइए भाई, दोनों का अवस्था एक है कि नहीं है? आपको बताना कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं ना, तो जब अभिकारक और प्रतिफल, जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों एक ही अवस्था में होता है, देखिए ना जी, दोनों एक ही अवस्था में है कि नहीं है? गैस अवस्था में है ना। अच्छा, जब ई समांगी, ये समांगी उत्प्रेरक, तो आप लोग विषमांगी भी समझिए जाइएगा बहुत तेजी। हाँ, बोलवा ना जी, ये सब तो इजी है, एकदम बहुआ वाला प्रश्न को बता देवा। देखा, विषमांगी, तो आपको बताना है कि जब अभिकारक और प्रतिफल अलग अलग अवस्था में, अच्छा, ये दोनों गैस है, या मान लिया जाए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना सॉलिड है, में ठोस दे दीजिए, या ठोस दे दीजिए, तो अलग अलग अवस्था में है कि नहीं है? सिंपल है। तो आपको समांगी उत्प्रेरक कैसे लिखना है? तो लिखना है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों एक ही अवस्था में होते हैं, उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं जी। समझ में आ रहा है ना? चलिए, उसके बाद देखिएगा, वीडियो को देखते रहिए, सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे, और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी नहीं आने वाला है, ठीक है? चलिए, इसको उसके बाद जो है ना विषमांगी कैसे लिखेंगे? तो आपको बताना है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और जो है ना प्रतिफल, है ना, माने उत्पाद, जो है ना दोनों अलग-अलग अवस्था में रहते हैं, उससे जो है ना विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो हमको पूरा उम्मीद है कि दोनों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब चलिए, अब जो है ना हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है? अब आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ईज़ी तरीका से आपको समझाएँगे, रट्टा नहीं मारना। मेरा मानना है कि अगर आप लोग हमारा क्लास में आए तो बस समझना। देखिए, स्व उत्प्रेरक किसे कहते हैं? देखिए, स्व उत्प्रेरक किसे कहते हैं? चलिए, आपको हम जो है ना बताते हैं। देखिए, समझिएगा, यहाँ पे A प्लस B कोई अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है? अब बन रहा है C प्लस D, तो समझिएगा ना, आपको बताना है
कि किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनना कोई प्रतिफल, जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, तो जब वो अभिक्रिया करेगा ना तो एक प्रतिफल बने कि नहीं बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, प्रतिफल या तो उत्पाद बोले, ठीक है, प्रतिफल और या उत्पाद। तो जो है ना प्रतिफल जो है ना किसके जैसा व्यवहार करता है, ये जो है ना उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, मतलब स्व उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, उसे क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरक। तो कैसे लिखना है, तो बताना है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से बना कोई प्रतिफल, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना जी, तो रासायनिक अभिक्रिया से जो भी प्रतिफल बनता है वह ना स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, किसके तरह, तो स्व उत्प्रेरक की तरह जो है ना कार्य करता है, उसे क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरक बोलेंगे। सिंपल, एक बार और बताते हैं, आपको बताना है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान है ना कोई प्रतिफल बनता है और वह प्रतिफल स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, उसे क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरक। अब देखिएगा, अब अगला पास है ना क्या उत्प्रेरक वर्धक, देखिए उत्प्रेरक वर्धक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। देखिए वर्धक माने क्या, बढ़ा देना, नाम में छुपा है ना, वर्धक माने होता है बढ़ा देना, ठीक है, वर्धक माने बढ़ा देना, माने कि जो अभिक्रिया हो रहा था 4 घंटा में, ये जैसे कि ए प्लस बी जो है ना अभिक्रिया कर रहा, बन रहा सी और डी बन रहा है, ठीक है, और जो 4 घंटा में हो रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक आ जाएगा ना तो ये अभिक्रिया को भाई 1 घंटा में कर देगा। तो उत्प्रेरक वर्धक का काम ही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को फास्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि उत्प्रेरक वर्धक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक वर्धक। और जानते हैं जी, इसमें ना आपके एगो और आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, उत्प्रेरक विष भी आ जाएगा, ठीक है, उत्प्रेरक आपका विष भी आ जाएगा। तो विष क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देगा, है ना, ये घटा देता है, और ये वर्धक जो है ना बढ़ा देता है। सिंपल है मेरे भाई, एकदम बउआ नहीं तो आने की याद करा दो, क्लास देखते रहिए, समझ ला। अगर तू सब चाह का नोट्स लेवेला ना तो हमारे नंबर पे मैसेज करिए, नोट्स दे देबो, या तो फिर वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, खुद से ही लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उत्प्रेरक वर्धक भी हो गया, और आप लोग ना उत्प्रेरक विष भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं, एंजाइम बहुत इजी है, रट्टा नहीं मारना, चलिए समझाते हैं। देखिए, यह जो है ना एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है मेरे, कैसा होता है, तो जो है ना कार्बनिक पदार्थ होता है जो अनेक जैविक और रासायनिक क्रियाओं को संपादित कराता है, माने बहुत सारा क्रिया को ना संपादित कराता है ना, इसी की वजह से जो है ना रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं, है ना, जैसे कि शरीर में एंजाइम है जी, तो शरीर में एंजाइम है तो खाना ना पचेगा, एंजाइम के कारण ना जी, क्योंकि खाना को तोड़ने का काम करता है एंजाइम वगैरह। तो ठीक उसी प्रकार से एंजाइम का काम होता है कि जो है ना बहुत सारे जैविक क्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं को संपादित कराता है, माने इसी से होबे करता है। तो कैसे लिखना है? तो आपको लिखना है, यह एक जटिल कार्बनिक युक्त कार्बनिक क्या बोलते हैं? सॉरी, आपको ऐसे लिखना है कि यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है जो अनेक जैविक और जो है ना रासायनिक अभिक्रिया को संपादित कराता है, माने एकरे से होबे करेगा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे नहीं, जब तक एंजाइम नहीं होगा ना, जब तक कुछ हो ही ना सकता। देखिए, अब स एंजाइम किसे कहते हैं, सिंपल है, स एंजाइम उसे कहते हैं जो एंजाइम के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है जी। स एंजाइम का काम होता है कि जो है ना एंजाइम के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है, माने और फास्ट होने लगता है ना। तो चलिए, एंजाइम किसे कहते हैं पता चल गया ना, तो आपको बताना वह पदार्थ है जो एंजाइम के उत्प्रेरण, है ना, उत्प्रेरण समझिएगा ना, उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है, जो क्षमता को बढ़ा देता है उसे क्या बोलेंगे, स एंजाइम। क्लियर है ना। अब चला जी, एक एकदम खतरनाक तरह पहले हम बता दो, देखा एकदम बउआ ने समझेबो जी। अब देखा जैसे शादी ब्याह होबा है जी, तो एकदम जूता मोजा पहन लेवा है ना, तो जूता मोजा पहना तो एकदम गाड़ी निकाला है और चश्मा लगावा है, या हीरो नियन चल रहा है, तो ध्यान दिया, वो जो लड़कावा हले, ध्यान दिया, चश्मा लगा ले, ठीक है जी, देखा एजा पर ही कोई लड़का है, एजा पर ही चश्मा उश्मा लगा ले, ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा समझा देंगे, ठीक है। चश्मा लगा लेगा जी, एकदम जो है ना जीन्स पैंट पहन लिया, निकल गया, चश्मा लगा लेगा, देखिए बहुत दूर जाता है तो चश्मा पर धूल कण नहीं बढ़ता है जी, चश्मा पर धूल कण नहीं बढ़ता है ना? तब मतलब कि अधिशोषण किसे कहते हैं? समझना है ना? कि जब कोई कण ठोस की सतह पे बैठता है, तो मेरे भाई जैसे कि चश्मा है, समझिएगा ना, ये आपका चश्मा हो गया, ठीक है? अब चश्मा पे धूल कण बैठबे करेगा तो चश्मा क्या ठोस है ना? तो आपको बताना है कि जब कोई कण, है ना,
ठोस के सतह पे चिपक जाता है। भाई इस पे चिपका कि नहीं चिपकेगा? चिपकेगा ना, तब चश्मा निकाल के फूँक के साफ करके पहनता है जी, है ना? तो मतलब कि जब कोई कण ठोस के सतह पे चिपक जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? अधिशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिशोषण, अधिशोषण, ठीक है? चलिए अधिशोषण जैसे कि मान लिया जाए और एग्ज़ाम्पल देते हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग खाना खा रहे हैं गेंदरा पर बैठ के, मम्मी जो है ना पानी दी गेंदरा पे गेंदरा पे पानी गिर गया जी, तो क्या पहले गेंदरे पे रहेगा ना? ऊपर है कि नहीं है? बाद में नीचे जाता है ना, पहले ऊपर आता है। माने कोई कोई ठोस है ना? तो कोई ठोस है ना? तो जब कोई कण ठोस के सतह पे चिपक रहा है, आप लोग समझ रहे हैं ना? जैसे कि मान लीजिए आप लोग बाइक से कहीं गए हैं और बाइक को जो है ना लगा दिए बाहर में, तो देखिएगा ना बाइक पे कुछ धूल कण बैठ जाता है जी, ठीक है ना? तो वो जो बैठ रहा है ना उसी को बोलेंगे अधिशोषण। तो कैसे लिखना? तो बताना है कि जब कोई कण, है ना? जब कोई कण ठोस के सतह पे चिपकता है, मान लिया जाए मेरे भाई, ये आपका कोई ठोस हो गया, ठीक है? इस पे ना कोई कण आके चिपक रहा है, ठीक है? इस पे कोई आके कण जो है चिपक रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? अधिशोषण। अब देखिए अधिशोषण में आपका 2 प्रकार का होता है। अधिशोषण जो है ना आपका 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। अब बोलिएगा क्या-क्या? तो देखिए ये जो कण आपका उड़ रहा है, ये जो आपका कण उड़ रहा है, इसी को बोलेंगे अधिशोष। ध्यान दीजिएगा, है ना? जो आपका कण उड़ रहा है, उसे बोलेंगे अधिशोष और जो ये जो है ना, ये आपका अधिशोषक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अधिशोषक ध्यान दीजिए ना, अधिशोषक ये भी आ सकता है कि अधिशोषक किसे कहते हैं? अधिशोषक किसे कहते हैं? समझिएगा। अधिशोष किसे कहते हैं? माने ये अधिशोषण का ही प्रकार है। अधिशोषण ना 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, अधिशोष और अधिशोषक। देखिए अधिशोष किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ चिपक रहा है, माने ये जो है कण है ना, तो यही कण को बोलेंगे जो है ना अधिशोष बोलेंगे और जिस पर चिपक रहा है, उसे बोलेंगे अधिशोषक बोलेंगे। क्लियर है ना? तो अगर आपसे पूछेगा ना कि अधिशोष किसे कहेंगे? तो आपको बताना है सिंपल है अधिशोष किसे कहेंगे? तो जब कोई पदार्थ चिपकता है तो उसे बोलेंगे अधिशोष और अधिशोषक तो जब कोई पदार्थ किसी पे चिपक रहा है माने ठोस पे चिपक रहा है ना तो ये ठोस आपका क्या कहलाएगा अधिशोष और जो चिपक रहा है धूल कण तो धूल कण आपका जो है ना अधिशोष कहलाता है समझ में आ गया ना बहुत ईजी है चलिए आपको फिर से बताते हैं अधिशोषण किसे कहते हैं तो जब कोई कण ठोस के सतह पे आके चिपक रहा उसे बोलेंगे अधिशोषण अधिशोषण देखिए दो चीज से मतलब जो है ना दो प्रकार का होता है शोषण है ना क्या-क्या चीज़ से मिलकर बना होता है देखिए अधिशोष और अधिशोषक। अधिशोष किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ चिपकता है, किसी चीज़ पे चिपक रहा है, ठीक है? जब कोई पदार्थ चिपक रहा है, जो चिपकता है उसी को बोलेंगे अधिशोष और जिस पर चिपक रहा है, जैसे ठोस पे चिपक रहा है, तो इसको बोलेंगे अधिशोषक, ठीक है? अब इतना समझ में आ गया ना? उसके बाद देखिए, अब क्या होता है अब देखिए अवशोषण किसे कहते हैं? अवशोषण समझिएगा, जैसे कि जब कोई जब कोई पदार्थ ना ठोस के अंदर तक चला जाता है, ठोस के अंदर तक चला जाता है ना, माने तो चिपक ही रहा था, लेकिन अब जो है ना इसके अंदर चला जाएगा, जो अंदर चला जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या अवशोषण। अब बोलेगा एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लोग कच्चा छेना खाए हैं जी, कच्चा छेना में देखिएगा जो है ना रसमलैया वो जो रस रहता है ना अंदर तक रहता है कि नहीं रहता? अच्छा आप लोग फ़ोमा देखे फ़ोम, जैसे जो पुल-पुल करता है फ़ोमा, तो पनिया दीजिएगा ना तो उसमें अंदर तक चला जाएगा जी, है ना? तो ये जी अवशोषण किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ किसी ठोस के अंदर तक चला जाता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? अवशोषण बोलेंगे। बात क्लियर है ना? अब समझिएगा अब इसमें जानते हैं ना क्या आता है? एक आता है विशोषण आता है, ठीक है? विशोषण ध्यान दीजिएगा, विशोषण देखिए विशोषण किसे कहते हैं? तो समझिएगा ना, अधिशोषक के सतह से ये अधिशोषक है कि नहीं? अगर ये अधिशोषक के सतह से अगर जो चिपका हुआ कण है, अगर हम इसको साफ कर देंगे, है ना? या अधिशोषक को साफ कर देंगे तो जो है ना विश्वसन कहलाएगा सिंपल है विश्वसन कहलाएगा तो विश्वसन किसे कहते हैं पता चल गया ना कि अधिशोषक के सतह से अधिशोषक को हटाने की क्रिया विश्वसन कहलाता है चलिए तीनों बात क्लियर है ना पहले देखिए अधिशोषण किसे कहते हैं अधिशोषण समझ में आ रहा ना कि जब कोई कण किसी ठोस पे चिपकता है अधिशोषण कहलाता है और अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। अधिशोष किसे कहते हैं? माने जो पदार्थ चिपकता है उसे बोलेंगे अधिशोष जिस पे चिपक रहा है उसे बोलेंगे अधिशोषण और जो है ना अवशोषण किसे बोलते हैं? तो जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के अंदर तक चला जाता है उसे बोलेंगे अवशोषण। अभिशोषण तो देखिए अधिशोषक से है ना अधिशोषक के सतह से अधिशोषक को हटाने की क्रिया क्या कहलाएगा? है ना? जैसे कि कोई आपका है ना मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि कोई ठोस है इस पे कोई चिपका है, इसको हटा दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा, लेकिन ये आपका विश्लेषण कहलाता है। बहुत ईज़ी तरीका से आपको समझाने के लिए हम कोशिश किए हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए।
अब देखिए अब आगे जो है ना विश्लेषण। देखिए अभी ना बताए थे विश्लेषण क्या है। विश्लेषण माने आपका जो था ना ठोस, है ना, अधिशोषक था ना जी, ये आपका अधिशोषक था, है ना, अधिशोषक था। और जो इस पर चिपक रहा था कौन, है ना, ये चिपक रहा था, अधिशोष होएगा, ठीक है। अधिशोष से ध्यान दीजिएगा, अधिशोष तो आपको लिखना है इस प्रकार से कि अधिशोषक के सतह से अधिशोष को हटाने की क्रिया क्या कहलाएगा, विश्लेषण कहलाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए अब भौतिक अधिशोषण क्या कर मतलब किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच मेरे भाई जब चिपकता है तो इसके बीच एक बल लगता है कि नहीं लगता। सिंपल है कि जब आपको बताना है कि अधिशोष और अधिशोषक के बीच, है ना, दुर्बल वांडर बल आकर्षण बल होता है, माने इसमें जो है ना दुर्बल माने कमजोर रहता है, ठीक है। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, तो लेकिन आज जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच, ये बीच में है ना, जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच ध्रुवल वांडर बल आकर्षण बल होता है उसे बोलेंगे क्या, भौतिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिशोषण में क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताना है कि जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण। सिंपल है मेरे भाई, इसी एग्जाम्पल से देख रहे हैं ना कितना क्लियर कर देंगे। चलिए ये जो क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए लायोफिलिक या तो द्रव रागी कोल्लुआइड, देखिए नाम एक ही है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाएगा लायोफिलिक या तो जो है ना द्रव रागी कोल्लुआइड किसे कहते हैं। बहुत इजी है, सिंपल भाषा में आपको बताते हैं, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। चलिए तो आपको लिखना है ना, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के साथ शीघ्रता से कोल्लुआइडी विलयन बनाता है। जो ना देखिए द्रव रागी किसे कहते हैं, जो परिक्षेपण माध्यम के साथ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जो परिक्षेपण है ना, जो परिक्षेपण माध्यम के साथ शीघ्रता से कोल्लुआडी विलयन बनाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, द्रवरागी कोल्लुआडी किसे कहते हैं, या तो लाइफिलिक, तो बताना कि वैसा पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के साथ ना तुरंत कोल्लुआडी विलयन बनाता है उसे क्या बोलेंगे, द्रवरागी। अच्छा अब इसी का उल्टा कर दी द्रव विरागी हो जाएगा। तो बताना वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के साथ कोल्लुआडी विलयन नहीं बनाता, लेकिन जानते हैं ये परिक्षेपण माध्यम के साथ तुरंत बना लेगा, लेकिन ये परिक्षेपण माध्यम के साथ नहीं बनाता। सिंपल है, एकदम इसी तरीका से आपको समझा रहे हैं, है ना। अगर आपसे एक एग्जाम में आ जाएगा ना, लाइफिलिक या द्रवरागी कोल्लुआडी किसे कहते हैं, तो बताना कि वैसा पदार्थ है जो परिक्षेपण माध्यम के साथ तुरंत कोल्लुआडी विलयन बनाता है। लाइफिल जो लाइफोबिक या द्रव विराग किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के साथ कोल्लुआडी विलयन नहीं बनाता। अब देखिए पायस, चलिए बताते हैं आपको पायस। ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगर आप लोग एग्जाम देके आइएगा ना, तो फिर मेरे भाई आपको मिलवा देंगे क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन इसी में से रहेंगे, एकरा से बाहर एक भी नहीं आएगा, क्योंकि हम मेहनत करके सारा क्वेश्चन बनाए, ठीक है। चलिए 15 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पायस किसे कहते हैं मेरे भाई, अब इतना इजी प्रश्न को बहुआ वाला हम की बताइयो जी। पायस तो देखिए थोड़ा बता भी तो ना कि जब दो अमिश्रणीय द्रव पदार्थ से बने कोल्लुआइड विलयन, है ना, मतलब कि दो अमिश्रणीय द्रव, है ना, जैसे कि मान लिया जाए, है ना, आपका तेल हो गया, ठीक है। तेल इसमें दो चीजें मिलकर बनता है, ठीक है ना, जैसे आपका दूध हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है इस प्रकार से दो अमिश्रणीय, इसमें क्या लिखना, चलिए आपको इस प्रकार से लिखना, ठीक है। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा ना, रुकिए आपको हम समझाते हैं ना। लिखना है ना, इसमें आपको लिखना है ना कि दो अमिश्रणीय है, ठीक है, और दो अमिश्रणीय है, ठीक है, दो अमिश्रणीय है, ठीक है। देखिए दो अमिश्रणीय है ना द्रव पदार्थ से बना कोल्लुआडी विलयन, दो अमिश्रणीय द्रव पदार्थ से, है ना, द्रव पदार्थ से बना, है ना, बना कोल्लुआडी विलयन, बना कोल्लुआडी विलयन को क्या बोलेंगे, पायस बोलेंगे, ठीक है। दो अमिश्रणीय द्रव पदार्थों से बना कोल्लुआडी विलयन को पायस कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं, अब जो है ना पायसीकरण किसे कहते हैं, तो समझिएगा, अगर हम दो जो है ना दो अमिश्रणीय पदार्थ को मिला के अगर जो है ना, अगर हम जो है ना क्या बोलते हैं पायस बना रहे हैं, तो बनाते समय अगर जो उसमें अगर बाहर से पदार्थ डालेंगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे, पायसीकरण बोलेंगे। यानी कि पायस बनाते समय अमिश्रणीय पदार्थ के आपस में जोड़ने के लिए, क्योंकि देखिए जी अगर आपको ये जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जो इसमें पदार्थ दिया जाता है ना बाहर से, उसे बोलेंगे पायसीकरण बोलेंगे। पायसीकरण में से जोड़ना ही होता है, ठीक है। देखिए पायस किसे कहते हैं, तो जब दो अमिश्रणीय द्रव से बना कोल्लुआडी विलयन को बोलेंगे पायस। अब उसी प्रकार पायसीकरण किसे कहते हैं, तो जब दो अमिश्रणीय पदार्थ को मतलब कि जोड़ने के लिए जो बाहर से जो है ना जो है ना पदार्थ दिया जाता है ना, उसे बोलेंगे क्या, पायसीकरण बोलेंगे। पायसीकरण के काम है कि इसमें जाके ये दोनों को जोड़ देगा, उसके बाद बन जाएगा, ठीक है। और देखिए पेप्टीकरण किसे कहते हैं मेरे भाई, पेप्टीकरण 17 नंबर है ना, बहुत ईजी है। देखिए आपको बताना है, देखिए
अगर जिस पदार्थ का आपका जो है ना कोलॉइड विलयन बनाना है जी, अगर आपको जिस पदार्थ का कोलॉइड विलयन बनाना है, तो उसी का ना ताजा अवक्षेप लीजिए और उसको मिला के में घोल दीजिए, आपका कोलॉइड विलयन बन जाएगा। ठीक है। पेप्टिकरण में क्या होता है ना कि जिस पदार्थ का कोलॉइड विलयन बनाना होता है, मान लिया जाए है ना, कोलॉइड विलयन हमको जो है ना बनाना है किसी का, मान लिया हमको दूध का बनाना है, ठीक है, चलिए, है ना। तो जैसे कि जो है ना दूध का आपको ताजा अवक्षेप लेना है जी, है ना, ताजा ताजा आपको दूध लेना है और शुद्ध विलायक में ना आपको घोल देना है, ठीक है। शुद्ध विलायक में आपको घोल देना है इसको, तो घोल देंगे तो क्या बनेगा, पेप्टिकरण। तो पेप्टिकरण किसे कहेंगे, तो आपको लिखना है कि जिस पदार्थ का कोलॉइड विलयन बनाना होता है, उसका ताजा अवक्षेप लेकर उसे अच्छा विलायक में घोल देंगे, माने अच्छा विलायक रहना चाहिए, ठीक है ना। विलायक में घोल कर कोलॉइड विलयन बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, जो है ना पेप्टिकरण बोलेंगे। तो पेप्टिकरण में मेरा मकसद क्या होता है कि कोलॉइड विलयन बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे, तो जिस पदार्थ का हमको बनाना रहेगा ना, उसी का ताजा अवक्षेप लेंगे, है ना, और उसको विलायक में घोल कर कोलॉइड विलयन बना देंगे, बात खत्म हुआ, ये आपका पेप्टिकरण कहलाएगा। चलिए, एकदम बहुआ वाला प्रश्न है, 18 नंबर, है ना। चलिए, अब 18 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 18 नंबर क्या बोला, टिंडल प्रभाव, समझिएगा। आप लोग ना वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपसे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम आगे आगे आपको बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है ना टिंडल प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो देखिए आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण को कोलवाडी विलयन से गुजारा जाता है, मान लिया जाए, है ना, ये आपका कोलवाडी विलयन है, ठीक है। कोलवाडी विलयन को अगर हम इसे गुजारेंगे ना, गुजारेंगे तो क्या, जब प्रकाश की किरण को कोलवाडी विलयन से गुजारते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, मेरे भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ना इसका मार्ग दिखाई देने लगता है, उसी का बोलेंगे टिंडल प्रभाव बोलेंगे, सिंपल है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण को हम कोलॉइडी विलयन से गुजारेंगे, तो गुजारने से क्या होगा ना कि प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, तो उसके कारण जो है ना प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, तो उसे बोलेंगे टिंडल प्रभाव, बात खत्म। उसका देखिए बरौनी गति, मेरे भाई, बरौनी गति, है ना, बरौनी गति इजी है। चलिए आपको बताते हैं बरौनी गति आखिर कहते हैं किसको, है ना। चलिए, बरौनी गति, हाँ देखिए आपको बताना बरौनी गति इस प्रकार से, ठीक है। क्या बोला, बरौनी गति, बरौनी गति देखिए एक प्रकार की आपका गति है ना, माने चलता है, तो बताना कि जब कोलॉइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है, माने जो कोलॉइडी विलयन आपका बर्तन में था, है ना, जब आप लोग इसका जांच कीजिएगा ना, मतलब निरीक्षण किया जाता है, तो कोलॉइडी कण टेढ़े मेढ़े रास्ता से चलता है भाई। अगर मान ली कोई बर्तन है ना, कोलॉइडी में आपका हो गया दूध, खून हो गया, ठीक है, तो जब उसको हम जांच करेंगे ना, तो देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से, तो इसका जो कण होता है ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते से गमन करता है, कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से गमन करता है ना, उसे बोलेंगे बरौनी गति बोलेंगे, ठीक है। तो बरौनी गति किसे बोलेंगे, तो जब कोलॉइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है, माने उसका जांच किया जाता है, तो पाते हैं ना कि कोलॉइडी कण टेढ़े मेढ़े रास्ते से गमन करता है, उसे बोलेंगे बरौनी गति। आप चलेगा स्कंदन, स्कंदन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आपको बताते हैं स्कंदन किसे कहते हैं, चलिए। कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीका से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग ना वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्कंदन किसे कहते हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। तो बताना है कि जब किसी कोलॉइडी विलयन में ना अगर वैद्युत अपघटय पदार्थ की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं, मान लिया जाए, है ना, ये आपका कोई कोलॉइडी विलयन हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया कोलॉइडी विलयन हो गया, ठीक है। अगर इसमें वैद्युत अपघटय की अगर थोड़ा सा मात्रा मिला देंगे, ठीक है, कैसा, मतलब आपको थोड़ा सा मात्रा मिला देना है, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ना कि कोलॉइडी कण उदासीन होकर ना भाई अवक्षेपित हो जाता है, माने ये जो है जैसे इसमें मिलाएंगे, तो जो कोलॉइडी आपका था ना, कोलॉइडी विलयन जो था उदासीन होकर अवक्षेपित माने नीचे बढ़ जाएगा भाई, तो बस इसे बोलेंगे अस्कंदन, माने अलग हो जाना, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब कोलॉइडी विलयन में अगर हम वैद्युत अपघटय की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं, है ना, तो कोलॉइडी कण उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाता है, उसे बोलेंगे अस्कंदन, ठीक है। अब देखिए विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, तो आपको बताना, देखिए विद्युत कण संचलन माने चलना, कण विद्युत है ना, विद्युत का कण है ना, तो आपको बताना, देखिए आपको इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जब कोलॉइडी कण गति करता है, मेरे भाई 90 में छुपा एकदम बहुआ वाला प्रश्न है, रट्टा नहीं मारिया जी। जो दूसरा क्लास में पढ़तो ना जी, और ये वीडियो देखा तो वो सब याद कर लेते, देखा विद्युत कण संचलन, संचलन में चलता है, अगर विद्युत क्षेत्र में अगर रखेंगे ना, तो विद्युत क्षेत्र के कारण नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो आपको बताना है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अगर कोलॉइडी विलयन गति कर रहा है, मेरे भाई, अगर मान लिया कोलॉइडी विलयन है, अगर यहाँ पे विद्युत है, विद्युत रहेगा तो यही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है विद्युत का संचलन किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलॉइडी विलयन जब गति करता है, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत का संचलन। अब देखिए आगे,
कोल्लाडी कणों का संरक्षण किसे कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन ना मेरे हिसाब से देखिए आएगा नहीं, इतना भी जो ना मायने नहीं रखता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। लेकिन इसको भी जो ना याद जो ना कर लीजिएगा, क्या पता आ जाएगा ना। ये प्रश्न को नजरअंदाज मत करिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। खाली इस चैप्टर का बता रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में देखिए एग्जामिनर का इतना औकात नहीं है कि इससे बाहर दे देगा जी, इससे बाहर दे ही ना सकता है। क्योंकि ना हम जानते हैं जी, 3-4 गो बुक ना अपने पास सामने में रख के सारा क्वेश्चन निकाले हैं जी। कि इससे बाहर पूछ देखिए इससे बाहर क्वेश्चन बन भी नहीं करेगा तो बनाएंगे कहाँ से जी, है ना। आप लोग इससे कर लीजिए, कहाँ जाएगा जी, एरे से फंसबे करेगा। देखिए 21 नंबर का देखिए आंसर आपको मिलेगा, लेकिन जो है ना आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। अब चलिए अब 22 नंबर जो ध्यान दीजिएगा, हार्डी सुलझे का नियम बहुत ही वीवीआई है, तो एकदम जितना वीवीआई उतना आपको जो है ना शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। बहुत ही तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो हार्डी सुलझे का नियम किसे कहते हैं, एकदम बहुवन ये समझना है। तो देखिए किसी आयन की अस्कंदन शक्ति, मान लिया जाए कोई आयन है, ठीक है। तो किसी आयन की, है ना, हम लिखते नहीं लेकिन समझाते हैं। किसी आयन की अस्कंदन, है ध्यान दीजिएगा, अस्कंदन शक्ति, किसी आयन की अस्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है। उसकी संयोजकता है ना, उसकी संयोजकता का ना समानुपाती होती है। बस उसी को बोलेंगे का हार्डी-सुलज़े का नियम। आप लोग पढ़े होंगे बहुत बड़ा-बड़ा, लेकिन नहीं। जो आप लोग सोच रहे हैं ना कि क्या हम ऐसे लिखेंगे तो नंबर मिलेगा? मिलेगा भाई। ये थोड़ी आपका आर्ट्स है कि पूरा लिखना पड़ेगा। ये आपका साइंस है ना? वहाँ दाल-भात चोखा आपको नहीं बनाना है, समझे ना? वहाँ आराम से लिख के आना एकदम अपना भाषा में सटीक, साइंसे बोलता है सटीक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्डी-सुलज़े का नियम किसे कहते हैं? तो क्या आयन की अस्कंदन शक्ति उसका उसकी जो है ना संयोजकता के समानुपाती होता है, उसे बोलेंगे हार्डी-सुलज़े का नियम। अब उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, स्वर्ण संख्या, है ना? इसको हम छोड़ रहे हैं 23 नंबर, आप लोग मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। अब देखिए निलंबन किसे कहते हैं मेरे भाई? निलंबन 24 नंबर है ना, निलंबन कुछ है नहीं, बशर्ते आप लोग हार्ड मान लीजिएगा तो कुछ बातें अलग है। देखिए निलंबन की बात करते हैं ना, तो आपको बताना है कि निलंबन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है जी। खत्म, टाटा, बाय-बाय, हो गया जी। मतलब आपको बताना है ना कि निलंबन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी माने जिसका बनावट अलग-अलग रहता है, ठीक है? तो निलंबन किसे कहते हैं? तो निलंबन जो है ना 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है, उसे निलंबन कहते हैं। अब आ गया आपोहन, है ना? आपोहन माने होता है अलग करना। आपोहन माने क्या? अलग करना। तो आपको बताना है कि पर्चमेंट झिल्ली द्वारा, कौन-सा झिल्ली द्वारा? तो पर्चमेंट, ध्यान दीजिएगा ना, चलिए देखिए, पार्चमेंट है ना, ध्यान दीजिएगा, पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा कोलॉइडी विलयन से उसमें घुले हुए जो है ना पदार्थ को अलग करना, है ना? मतलब कि जो मान लिया जाए ना कोई कोलॉइडी विलयन घुला है ना, तो इसमें जो घुला हुआ पदार्थ है, तो उसको हमको अलग करना, तो कैसे करेंगे? तो पार्चमेंट झिल्ली का उपयोग करेंगे। ये झिल्ली यहाँ पे लगा लेंगे, ऐसे वो जब गिराएँगे नीचे से ना भाई, है ना? जैसे कि आप लोग चाय क्या चाय छलनी के छानते हैं ना, तो उससे जो चपाती रहता है, छना जाता है, तो वो ठीक उसी प्रकार से। तो अपोन माने होता है अलग करना, तो किसके द्वारा करेंगे? पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा करेंगे। तो आपको बताना है कि पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा अगर हम कोलॉइडी विलयन में जो उसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं, अगर उसको अलग कर रहे हैं ना, तो वही विधि आपका ना अपोहन कहलाता है जी, है ना? सिंपल है मेरे भाई। चलिए हमको पूरा उम्मीद है कि आपको ना पूरा के पूरा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। हम 2 क्वेश्चन छोड़े हैं ना, अगर 2 क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं, या तो आप लोग पूरा का आंसर जैसे कि हम बोले अभी, अगर आप लोग इसी प्रकार से देखिए हम जैसे बोले हैं ना, आपको और इससे भी ईज़ी मिल जाएगा लिखा हुआ। नहीं अगर लेना चाहते हैं ना, तो क्या करना है ना, सभी प्रश्नों को है ना उत्तर लेने के लिए आपको इन नंबर पे ना कॉल करना पड़ेगा, या तो फिर वीडियो को देखकर याद कर लीजिए, आपका मन है। देखिए, मेरे यहाँ ना कमज़ोर छात्र पे विशेष ध्यान ये जो है ना दिया जाता है जी। का जी, आप लोग अगर केमिस्ट्री से डर लगता है, मेरे साथ रहिए ना, केमिस्ट्री में ना धज्जियाँ उड़ा देंगे मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि तबाही बेस पे है ना, ज़िंदगी में ना तबाही मचाना है। देखिए, मेरा प्रयास होता है आप लोगों को टॉपर बनाना है। देखिए, बहुत लोग को लग रहा होगा कि टॉपर शब्द क्या आसान थोड़ी है टॉपर बनना। आपको लग रहा हो कि टॉपर हम नहीं बना सकते, ऐसा बात थोड़ी है जी। देखिए, अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो फिर आपको कॉल कर लीजिए, ठीक है? धन्यवाद, ठीक है ना? चलिए अब क्लास को बंद करते हैं जी। और जानते हैं जी, अगर आप लोग ठोस अवस्था वाला, ठीक है? आपको ठोस अवस्था, उसके बाद जो है ना विलयन, है ना? विलयन, उसके बाद आपका क्या था? विलयन, उसके बाद जो है ना आपका विद्युत रसायन है ना, विद्युत रसायन है ना, उसके बाद क्या है? रासायनिक बलगत की नहीं, हाँ, उसके बाद क्या? ये आपका क्या? चौथा चैप्टर है ना? हाँ,
चौथा नहीं, आपका पांचवा आ गया पृष्ठ रसायन आ गया, है ना। और आपका था मतलब 1 से 5 तक वीडियो हम बना दिए, आप लोग देख लीजिएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। चैलेंज करते हैं, कहाँ जाएगा जी, फंसेगा ये रे में से, ठीक है। और हाँ, तो अन्य का हमारा वीडियो कैसन लगा को ना, अपन प्यारा प्यारा हाथ से कमेंट कर दिया, हम जरूर देखबो, ठीक है को ना, चलो जी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वीडियो का अपना बंद कर दे, ठीक है। अब जो है ना आपका आ जाएगा अगला, मतलब कि जो है ना एक कैमा चैप्टर था आपका, है ना, ये आपका पांचवा था। अब जो है ना छठा चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। छठा जो भी आपका है ना आ जाएगा, तत्वों का निष्कर्षण जो भी है आपको इस प्रकार से मिलता रहेगा। और डेली आपका 8 बजे रात में, 8 बजे रात में डेली चलता है लाइव क्लास जी। वहां पे ऑब्जेक्टिव ना ट्रिक से याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा ना तबाही बैच, है ना। तबाही बैच को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। चलिए जी, अगर ज्यादा जानकारी लेना तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। कॉल अब जो है ना क्लास को बंद करते हैं, और हाँ वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है मेरे भाई, जो अगर 1 से 4 नहीं देखे चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है। आप क्लास को करते हैं बंद, ठीक है ना।